यार मैंने हाल ही में एडम स्मिथ की द वेल्थ ऑफ नेशंस उठाई। अरे वाह, अब देखो, नाम सुनकर ही नींद आने लगती है। बिल्कुल लगता है। लगता है कोई भारी भरकम इकोनॉमिक्स की क्लास होगी। हाँ हाँ बिल्कुल। लेकिन सच बताऊं, इसके कुछ फंडे इतने कमाल के हैं कि दिमाग की बत्ती जल जाती है। और पढ़ते पढ़ते मेरे दिमाग में एक ही सवाल घूम रहा था। क्या? कि आज भारत की जो तरक्की की कहानी है उसे असल में लिख कौन रहा है? क्या ये सरकारों की बड़ी बड़ी प्लानिंग है या फिर हम करोड़ों लोगों का रोज का संघर्ष और जुगाड़ है? क्या बात है, ये तो बहुत ही दिलचस्प सवाल है। हाँ, तो मुझे लगा इस गुत्थी को सुलझाने के लिए इस 250 साल पुरानी किताब के आइडियाज हमारी मदद कर सकते हैं। और बिल्कुल सही पकड़ा है। स्मिथ को फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कहते हैं, पर वो असल में एक दार्शनिक थे। अच्छा। हाँ, वो बस ये समझने की कोशिश कर रहे थे कि समाज मतलब लोग एक साथ मिलकर काम कैसे करते हैं, और उनकी बातें कोई थ्योरी नहीं है बल्कि एकदम प्रैक्टिकल है। तो आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल। हम काम के बंटवारे मतलब डिवीजन ऑफ लेबर, पैसे के असली मतलब बाजार के उस जादू जिसे वो अदृश्य हाथ कहते हैं, द इनविजिबल हैंड। हाँ, और सरकार के असली रोल को समझेंगे और देखेंगे कि ये सब भारत की कहानी से कैसे जुड़ता है। बेहतरीन। तो चलो सबसे पहले और सबसे बड़े आइडिया से शुरू करते हैं, काम का बंटवारा। स्मिथ ने एक बहुत ही सिंपल सा उदाहरण दिया था, एक पिन बनाने वाली फैक्ट्री का। हाँ, मैंने भी पढ़ा है। अगर एक आदमी अकेला पूरा पिन बनाए, मतलब तार खींचने से लेकर नोक बनाने और पॉलिश करने तक, तो दिन में शायद 1 या मुश्किल से 20 पिन बना पाएगा। अच्छा। लेकिन अगर उसी काम को 10 लोगों में बांट दिया जाए तो वो मिलकर दिन में 48,000 पिन बना लेते हैं। 48,000? हाँ, ये कैसे मुमकिन है? यही तो स्पेशलाइजेशन का जादू है। इसे अपने देसी उदाहरणों से समझो। जैसे हमारी क्रिकेट टीम को ही देख लो। हम विराट कोहली को बॉलिंग या ऋषभ पंत को ओपनिंग करने के लिए क्यों नहीं कहते? क्योंकि वो स्पेशलिस्ट नहीं है उस काम में। बिल्कुल, हर कोई अपने काम का स्पेशलिस्ट है। बॉलर का काम विकेट लेना, बैट्समैन का रन बनाना, या फिर मुंबई के डब्बा वालों का सिस्टम देखो। अरे हाँ, वो तो हार्वर्ड में केस स्टडी है ना? हर किसी का काम बटा हुआ है और नतीजा देखो, एकदम परफेक्ट, टाइम पर डिलीवरी। सही बात है। स्मिथ ने इसके 3 मुख्य कारण बताए थे। पहला है दक्षता यानी डेक्सटेरिटी। हाँ, जब आप एक ही काम रोज करते हो तो आपकी उंगलियों को, आपके दिमाग को उसकी आदत पड़ जाती है, आप उसमें मास्टर हो जाते हो। हाँ, ये बात तो समझ में आती है। एक ही काम करने से स्पीड और स्किल दोनों बढ़ती है। लेकिन आपका दूसरा पॉइंट ज्यादा दिलचस्प है कि समय कैसे बचता है। ये छोटा लगता है पर होता बहुत है। सोचो, अगर एक ही कारीगर को सब कुछ करना पड़े तो वो पहले तार काटने वाले औजार उठाएगा, फिर नोक बनाने वाले, फिर पॉलिश करने वाले। हाँ, इस अदला बदली में और एक काम से दूसरे काम पर दिमागी तौर पर शिफ्ट होने में बहुत समय बर्बाद होता है। अच्छा। जब काम बटा हो तो हर कोई अपनी स्टेशन पे अपने टूल के साथ फोकस्ड रहता है। और तीसरा कारण जो मेरा फेवरेट है वो है आविष्कार, जिसे हम प्यार से जुगाड़ कहते हैं। जुगाड़, वो कैसे? मुझे लगा था कि एक ही काम बार बार करने से तो इंसान बोर हो जाता है, मशीन बन जाता है। ये एक बहुत वैलिड पॉइंट है और इस पर हम आएंगे। लेकिन स्मिथ का तर्क था कि जब एक मजदूर का पूरा ध्यान सिर्फ एक ही छोटे से काम पर होता है तो वो हमेशा उसे और आसानी से या और तेजी से करने के तरीके सोचने लगता है। अच्छा। उसे पता होता है कि असली दिक्कत कहाँ आ रही है। मुझे याद है, मैं एक फैक्ट्री में गई थी जहाँ एक वर्कर ने सिर्फ एक रस्सी और पुली का इस्तेमाल करके अपना काम 50% तेज कर लिया था। क्या बात है। किसी इंजीनियर ने नहीं बताया, उसने खुद निकाला। यही स्मिथ का जुगाड़ वाला पॉइंट है। लेकिन जो आपने कहा कि काम बोरिंग हो जाता है, क्या ये एक असली समस्या नहीं है? है, बिल्कुल है। मतलब अगर एक आदमी दिन भर सालों तक सिर्फ पिन का सिर ही बनाता रहे तो क्या उसका दिमाग सुन्न नहीं हो जाएगा? क्या इससे इंसान की क्रिएटिविटी खत्म नहीं होती? बिल्कुल, और यही बात स्मिथ को एक आम अर्थशास्त्री से अलग बनाती है। कैसे? वो सिर्फ प्रोडक्शन के आंकड़ों के बारे में नहीं सोच रहे थे। उन्होंने खुद ये चिंता जताई थी कि काम का इतना ज्यादा बंटवारा इंसान को दिमागी तौर पर कमजोर बना सकता है। तो इसका हल क्या है? और इसका हल उन्होंने सुझाया था शिक्षा, एजुकेशन। हाँ,
उनका मानना था कि ये सरकार की जिम्मेदारी है कि वो आम लोगों को बेसिक शिक्षा दे, ताकि फैक्ट्री में काम करने के बाद भी उनका दिमाग दूसरी चीजों के बारे में सोचने और समझने लायक बना रहे, ताकि वो सिर्फ एक पुर्जा बनकर ना रह जाएं। एकदम। अच्छा, तो ये डिवीजन ऑफ लेबर हमें ज्यादा प्रोडक्टिव बनाता है, हम ज्यादा पिन, ज्यादा कारें, ज्यादा सब कुछ बना पाते हैं, लेकिन इस सब से जो दौलत बनती है उसका असली मतलब क्या है? हम अक्सर सोचते हैं कि अमीर देश वो है जिसके पास बहुत सोना है, फॉरेन रिजर्व्स हैं, पर स्मिथ इस बात से सहमत नहीं थे, है ना? जरा भी नहीं। और ये उनका सबसे क्रांतिकारी विचार था। अच्छा, सोचो, आपके पास 1 किलो सोना है, लेकिन आप एक ऐसे रेगिस्तान में फंसे हो जहाँ दूर दूर तक कोई पानी बेचने वाला नहीं है, तो वो सोना बेकार है। बिल्कुल। तो उस सोने का क्या मूल्य है? कुछ भी नहीं। स्मिथ ने कहा, असली दौलत सोना चांदी नहीं, बल्कि वो श्रम यानी लेबर है जो आप उस सोने से खरीद सकते हैं। मतलब किसी भी चीज की असली कीमत, किसी भी चीज की असली कीमत, रियल प्राइस, ये नहीं है कि वो कितने रुपए या डॉलर की है, बल्कि ये है कि उसे पाने के लिए आपको कितनी मेहनत, कितना श्रम करना पड़ता है। ओह, मतलब रुपए की कीमत तो महंगाई के साथ घटती बढ़ती रहती है। हाँ, आज जो चीज 100 रुपए की है, कल 120 की हो सकती है। ये तो हुई मामूली कीमत, नॉमिनल प्राइस। बराबर। असली कीमत मेहनत है। बिल्कुल। और यही तरक्की का असली पैमाना है। जीडीपी के आंकड़े नहीं, बल्कि ये कि एक आम भारतीय को 1 किलो दाल खरीदने के लिए या अपने बच्चे की स्कूल की फीस भरने के लिए, हाँ, उसके लिए आज कितने घंटे कम काम करना पड़ता है 20 साल पहले के मुकाबले। असली दौलत समय की बचत है। ये तो बहुत गहरा पॉइंट है ना? जब एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर को आईफोन खरीदने के लिए 50 घंटे काम करना पड़ता है, तो उस आईफोन की असली कीमत वो 50 घंटे हैं। और यही वजह है कि दलाल स्ट्रीट के समझदार लोग कहते हैं कि सोना घर की तिजोरी में रखना एक तरह से डेड स्टॉक है। मतलब वो कुछ पैदा नहीं कर रहा, कुछ भी नहीं, जबकि उसी पैसे को किसी बिजनेस में या शेयर बाजार में लगाना प्रोडक्टिव है, क्योंकि वो पैसा और लोगों के श्रम को काम पर लगाता है और असली दौलत बनाता है। ठीक है, ये फंडा एकदम क्लियर हुआ। तो अगर असली दौलत हर इंसान की अपनी मेहनत से बनती है और हर कोई सिर्फ अपनी मेहनत की कीमत बढ़ाने में लगा है, तो फिर पूरा समाज एक साथ मिलकर काम कैसे करता है? मतलब एक बात मुझे हमेशा हैरान करती है। बताइए। मुंबई जैसे शहर में रोज सुबह लाखों लोगों के लिए दूध, ब्रेड और सब्जियां पहुंचाती हैं। सही बात है। कोई एक कमिश्नर तो बैठकर ये सब प्लान नहीं कर रहा, कोई सेंट्रल कमांड नहीं है। फिर ये सिस्टम बिना किसी बॉस के चलता कैसे? इसी सवाल के जवाब में स्मिथ का वो सबसे मशहूर और जादुई आइडिया छिपा है। कौन सा? जिसे वो अदृश्य हाथ यानी द इनविजिबल हैंड कहते हैं। अच्छा। स्मिथ कहते हैं कि जब बाजार में हर इंसान, दूध वाला, बेकरी वाला, सब्जी वाला, सिर्फ अपने फायदे के लिए, मतलब सेल्फ इंटरेस्ट के लिए काम करता है, तो वो अनजाने में ही पूरे समाज का भला कर देता है। ये तो सुनने में उल्टा लगता है। स्वार्थ से समाज का भला कैसे हो सकता है? ऐसे कि जब एक बेकरी वाला अच्छी ब्रेड बनाता है, तो वो समाज सेवा के लिए नहीं बना रहा। नहीं, वो तो मुनाफा कमाने के लिए बना रहा है। बिल्कुल, लेकिन इस प्रक्रिया में उसे अच्छी क्वालिटी की ब्रेड बनानी होगी ताकि ग्राहक कल वापस उसी के पास आए। सही बात है। उसे दाम भी सही रखना होगा, वरना ग्राहक बगल वाली दुकान पर चले जाएंगे। तो अपने मुनाफे की चिंता में? हाँ, अपने मुनाफे की चिंता में वो अनजाने में ही समाज को अच्छी क्वालिटी के ब्रेड सही दाम पर उपलब्ध करा रहा है। अच्छा। और जब लाखों लोग अपने अपने स्वार्थ के लिए ऐसे छोटे छोटे फैसले लेते हैं, तो ये एक अदृश्य हाथ की तरह काम करता है जो मांग और आपूर्ति को अपने आप बैलेंस कर देता है। मतलब सप्लाई एंड डिमांड। हाँ, किसी को ऊपर से ऑर्डर देने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन क्या ये अदृश्य हाथ हमेशा काम करता है? अच्छा सवाल है। मतलब आज के जमाने में जब हम पर्यावरण की चिंता करते हैं, या जब गूगल और अमेज़न जैसी कंपनियां इतनी बड़ी हो जाती हैं कि वो पूरे बाजार को कंट्रोल करने लगती हैं, हाँ, तब क्या होता है? तब क्या सिर्फ अपना फायदा देखने से समाज का भला हो सकता है? एक फैक्ट्री वाला तो अपने फायदे के लिए नदी में केमिकल भी डाल सकता है। बहुत ही जरूरी सवाल है ये, और इसका जवाब है नहीं। नहीं। नहीं, अदृश्य हाथ कोई रामबाण नहीं है। स्मिथ खुद भी ये मानते थे। जब आपके कामों का असर किसी तीसरे पर पड़ता है, जिसे अर्थशास्त्री एक्सटर्नैलिटी कहते हैं, जैसे फैक्ट्री का प्रदूषण, हाँ, तो बाजार फेल हो जाता है। इसी तरह जब कंपटीशन खत्म हो जाता है और मोनोपोली यानी एकाधिकार बन जाता है, तब भी ये सिस्टम काम नहीं करता। तो अदृश्य हाथ को भी कुछ नियमों की जरूरत होती है। बिल्कुल, उसे काम करने के लिए एक खेलने के मैदान की जरूरत होती है, और यहीं पर सरकार की भूमिका आती है।
हाँ, मोनोपोली की बात चली है तो कीमतों की बात भी कर लेते हैं। हम देखते हैं कि कभी प्याज 100 रुपए किलो हो जाता है तो कभी टमाटर 2 रुपए किलो। हाँ, स्मिथ ने 250 साल पहले इसका गणित समझा दिया था। उन्होंने 2 तरह की कीमतों का फर्क बताया, प्राकृतिक कीमत और बाजार मूल्य। नेचुरल प्राइस और मार्केट प्राइस। जी, प्राकृतिक कीमत किसी चीज को बनाने का असली खर्चा है, जिसमें जमीन का किराया, मजदूरों की दिहाड़ी और बनाने वाले का ठीक-ठाक मुनाफा शामिल है। ये बेसलाइन कीमत है। और बाजार मूल्य? लेकिन बाजार मूल्य इस बात पर तय होता है कि बाजार में उस चीज की सप्लाई कितनी है और डिमांड कितनी है। अगर बारिश की वजह से टमाटर की फसल खराब हो गई, मतलब सप्लाई कम, लेकिन खाने वाले उतने ही हैं। हाँ, डिमांड उतनी है, तो बाजार मूल्य आसमान छू लेगा। और मोनोपोली में क्या होता है? मोनोपोली में एक ही कंपनी होती है जो उस चीज को बेच रही है। वो जानबूझकर सप्लाई को कम रखती है ताकि कीमतें हमेशा प्राकृतिक कीमत से बहुत ऊपर रहें। और वो मोटा मुनाफा कमा सके। बिल्कुल। स्मिथ ने ईस्ट इंडिया कंपनी जैसी कंपनियों के खिलाफ सख्त चेतावनी दी थी। ये हमारे यहाँ लाइसेंस राज के दिनों जैसा है। अरे हाँ, जब एक ही कंपनी कार बनाती थी और लोगों को खरीदने के लिए सालों इंतजार करना पड़ता था और दाम भी मनमाना देना पड़ता था। इसीलिए स्मिथ फ्री कंपटीशन के इतने बड़े हिमायती थे। उनके लिए कंपटीशन ही ग्राहक का सबसे बड़ा दोस्त है। तो अगर बाजार की अपनी सीमाएं हैं, जैसे प्रदूषण या मोनोपोली, और अदृश्य हाथ हमेशा काम नहीं करता, तो फिर स्मिथ के हिसाब से सरकार का असली काम क्या है? क्या वो कहते थे कि सरकार को बस सब कुछ मार्केट पर छोड़ देना चाहिए? नहीं, ये स्मिथ के बारे में सबसे बड़ी गलतफहमी है। अच्छा। वो सरकार विरोधी नहीं थे। वो एक सीमित लेकिन बहुत मजबूत सरकार के पक्ष में थे। तो उनके हिसाब से सरकार के क्या काम है? उनके हिसाब से सरकार के 3 बेहद जरूरी काम है। पहला, देश की रक्षा करना, बाहरी हमलों से देश को बचाना। ठीक है, ये तो जरूरी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। दूसरा, न्याय की एक निष्पक्ष व्यवस्था चलाना, मतलब जस्टिस सिस्टम। हाँ, हर नागरिक को इंसाफ मिले, उसके प्रॉपर्टी के हकों की रक्षा हो और कोई किसी पर जुल्म न कर सके। एक ऐसा सिस्टम जहां कॉन्ट्रैक्ट लागू करवाए जा सके। और तीसरा काम, मुझे लगता है ये आज के भारत के लिए सबसे ज्यादा जरूरी होगा। बिल्कुल। तीसरा काम है ऐसे सार्वजनिक संस्थान और काम बनाना और चलाना, पब्लिक वर्क्स एंड इंस्टीट्यूशंस। हाँ, जिन्हें कोई एक प्राइवेट कंपनी अपने फायदे के लिए नहीं बना सकती, लेकिन वो पूरे समाज की तरक्की के लिए बेहद जरूरी है। जैसे स्मिथ के जमाने में इसका मतलब था सड़कें, पुल, बंदरगाह। और आज के जमाने में? आज के जमाने में शायद इसका मतलब है एक मजबूत एजुकेशन सिस्टम, पब्लिक हेल्थ केयर और वो डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना जो यूपीआई जैसे इनोवेशंस को मुमकिन बनाता है। अच्छा, ये वो नींव है जिन्हें सरकार को ही रखना होगा। बिल्कुल, जिस पर फिर प्राइवेट सेक्टर अपनी इमारत खड़ी कर सकता है। कोई प्राइवेट कंपनी सिर्फ मुनाफे के लिए पूरे देश का भविष्य नहीं बना सकती। तो स्मिथ का कहना था कि सरकार ये काम करे। हाँ, सरकार ये काम करे और बाकी व्यापार को बाजार पर छोड़ दे। वाह, तो मतलब 250 साल बाद भी फंडे बहुत सिंपल और प्रासंगिक है। एकदम काम बात, ताकि प्रोडक्टिविटी बढ़े। असली दौलत मेहनत से बचाए गए समय में, न कि सोने में। सही। हर कोई अपना फायदा देखे तो भी समाज का भला हो सकता है, बशर्ते कंपटीशन खुला हो। और सरकार का काम व्यापार करना नहीं, बल्कि व्यापार के लिए एक सुरक्षित और मजबूत मैदान तैयार करना। एकदम सही। और अंत में एक बहुत गहरी बात जो स्मिथ ने कही थी, जो हमारी शुरुआती सवाल पर वापस आती है। क्या? उन्होंने कहा कि किसी भी इंसान की अपनी हालत सुधारने की जो निरंतर और अटूट कोशिश होती है, यूनिफॉर्म, कांस्टेंट एंड अनइंटरप्टेड एफर्ट, हाँ, वो इतनी शक्तिशाली है कि वो सरकार की फिजूल खर्ची और प्रशासन की बड़ी-बड़ी गलतियों के बावजूद देश को तरक्की और दौलत की राह पर बनाए रख सकते हैं। शक्तिशाली विचार है। मतलब सिस्टम की कमियों के बावजूद एक आम इंसान का आगे बढ़ने का जज्बा देश को आगे खींच सकता है। बिल्कुल, ये हर व्यक्ति के अंदर की उस आग की बात करता है जो उसे अपने और अपने परिवार के लिए कल बनाने की। चलिए अपनी चर्चा को उसी सवाल पर खत्म करते हैं जिससे हमने शुरुआत की। आज जब हम स्टार्टअप्स का डिजिटल पेमेंट की क्रांति